पहला अध्याय है कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे, है ना। तो चलिए आज हिस्ट्री के पहले चैप्टर लेसन की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि रशीदा का पहला सवाल। रशीदा बैठकर अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। सुर्खी क्या था? 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। देखिए रसीदा क्या हुआ, एक बार अखबार पढ़ रही थी और हेडलाइन जो लिखी हुई थी ना, काली मोटी अक्षर में जो सबसे ऊपर लिखी हुई होती है, अखबारों में देखे होंगे आप, पेपर में, तो उसमें लिखी हुई होती है, उसी को सुर्खी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि 100 साल पहले। तो अब वो सोचने लगी कि 100 साल पहले की जानकारी लोग कैसे दे सकते हैं, तो अब हम लोग कैसे पता लगाए। देखिए आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है कि ये जानने के लिए कल क्या हुआ है। तुम रेडियो सुनते होगे, है ना, आप रेडियो सुनते होंगे, ठीक है, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ते होंगे, है ना। साथ ही ये जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जान सकते हैं। अब देखिए आप बहुत कुछ जान सकते हैं। अब जैसे आप स्कूल नहीं गए थे कल, अब आप अपने क्या करते, दोस्तों से पूछ लेते हैं, वो बता देता है आपको। फिर कुछ और काम हो या किसी चीज़ की जानकारी चाहिए हो तो आपको टीचर बता देते हैं। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये जानकारी हमको या आपको या टीचरों को कहाँ से मिलती है, तो इसी हिस्ट्री से मिलती है, ठीक है। ये जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अतीत के बारे में, ठीक है, हम क्या जान सकते हैं, ठीक है। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे। अब हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ जानकारी हम लोगों को मिलेगी। जैसे आप देख लो कि हम उसमें जानने का जो हम लोग पढ़ेंगे तो क्या मालूम होगा कि हम लोग क्या खाते थे, ठीक है, लोग उस वक्त क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक शिकारी, आखेटक यानी शिकारी को कहते हैं, सॉरी, आखेटक यानी शिकारी को कहते हैं, ठीक है। और पशुपालकों, कृषकों, शासकों और व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ क्या करते हैं, हम हासिल कर सकते हैं, हम मालूम कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। और यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, है ना, कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाया करते थे, है ना। तो ये इतनी सारी जानकारी हम लोग अतीत के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या क्या जान सकते हैं इसके बारे में। तो आइए हम लोग कहाँ रहते थे इसके बारे में हम लोग पहले पता करते हैं। अब देखिए क्या है, ये नर्मदा नदी का पता लगा, है ना, मानचित्र एक देखो और नर्मदा नदी का पता लगा। तो हमें क्या कहा जा रहा है, पहले मानचित्र देखने के लिए, है ना। तो आइए हम लोग मानचित्र देखते हैं। मानचित्र के लिए हम लोग क्या करेंगे, मानचित्र की ओर चलते हैं ना। ये देखिए हमसे क्या कहा जा रहा था, देखने के लिए हमसे कहा जा रहा था नर्मदा नदी का पता लगाने के लिए, ठीक है। अब नर्मदा नदी हमें कहाँ मालूम होगी, जब हम चेक करेंगे मानचित्र को बड़े साइज में थोड़ा करके देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल बीचों बीच में कहाँ है नर्मदा नदी, ये मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में पड़ती है, ठीक है, नर्मदा नदी। कोई दिक्कत। अब देखिए यदि आपको जो है नर्मदा नदी के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो थोड़ा सा नर्मदा नदी के बारे में जान लेते हैं हम लोग। हाँ, तो ये कई लाख साल पहले पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे, है ना, इस नदी के किनारे पर रहते थे, ठीक है। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों को वे यहीं से क्या करते थे, जमा करते थे, संग्रह किया करते थे, ठीक है। वे जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है। अब देखिए नर्मदा नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या है नर्मदा नदी, भारत के मध्य भाग में पूर्वी से पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य की प्रमुख नदी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लीजिए मैंने आपके लिए कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश गुजरात के बीच प्रमुख बहने वाली नदी है ना। ये देखिए कहाँ मैं दिखाता हूँ मैप में आपको, ये देखिए यहाँ रही मध्य प्रदेश से बीच से होकर, मध्य प्रदेश के बीच से होकर यहाँ से निकल के ये देखिए, है ना, और ये यहाँ होते हुए ये गुजरात के एरिया में आके और फिर यहाँ गिर जाती है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो क्या यही कह रहा है कि कहाँ जाती है, मध्य प्रदेश के गुजरात प्रमुख नदी में गिर जाती है। और इसका कहाँ उद्गम स्थल कहाँ है, देखिए मैकाली पर्वत श्रृंखला में अमरकंटक नामक स्थान में है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर की है। यह नदी पश्चिम घाट की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है ना। ये जो पिक्चर मैंने आपको दिखाया था ये कहाँ है, खंबात,
ये देखिए यही इलाका जो है खंबात का, जो अरब सागर लिखा हुआ है इसके ऊपर पड़ता है, इधर यहाँ पर खंबात की खाड़ी जो है इस इलाके में आके गिर जाती है, इधर है खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको आगे काम भी आएगा, हो सकता है याद करने में। और ये क्या है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे प्रमुख और 5वीं सबसे लंबी नदी मानी जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट रख ले, आपको काम आएगा। हाँ, तो हम आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे थे कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख साल पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। या रहने वाले आरंभिक लोग में कुछ कुशल संग्राहक थे, आसपास में जंगलों विशाल संपदा से परिचित थे, है ना। और अपने भोजन के लिए वे जड़ों फल तथा जंगलों के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों के आखेट शिकार किया करते, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था शॉर्ट नोट्स में, तो उसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर रख लें जो आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या है। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। देखिए सुलेमान और किरथर पहाड़ी, हम लोग मैप देखेंगे तो ये रहा, देखिए यहाँ रहा सुलेमान और किरथर पहाड़ी, है ना। ये रहा सुलेमान और इधर रहा किरथर पहाड़ी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। सुलेमान और किरथर पहाड़ी आपको दिख गया, है ना। तो उत्तर पश्चिम में किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे, आपको दिखाएंगे और शॉर्ट नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो पहले आगे पढ़ लेते हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसी स्थान है जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं क्या उगाया था। देखिए अब यहाँ क्या है, ऐसे क्षेत्र का 8000 वर्ष पूर्व जो है स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपाजना मतलब होता है, मतलब खेती की थी। ठीक है, उपाजना आरंभ किया। ठीक है, उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, ये लोग गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे? गांव में। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में। आइए देखिए ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बाद में स्क्रीनशॉट लेने दे दूंगा, पहले आप समझ लेते। देखिए सुलेमान पर्वत जो है ये दक्षिणी पूर्व अफगानिस्तान के पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के उत्तर भाग में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है ना। अभी दिखाए थे ना आपको, ऊपर में था श्रृंखला। ठीक है, अफगानिस्तान में यह जाबुल, लोया, पकड़िया और कंधार क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, सुलेमान पर्वत ईरान पठार के पूर्वी छोर है और भौगोलिक रूप से उसे भारतीय उपमहाद्वीप से विभाजित करती है, मतलब अलग करती है। ठीक है, और सुलेमान पर्वत से उत्तर में हिंदुकुश से ऊंचे और शुष्क इलाके हैं जहां अधिकतर जमीन 2000 मीटर से ऊंचाई पर स्थित है। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद देखो, इन पर्वत और पठारों में हिंद महासागर से आने वाली नम हवाएं यहाँ तक पहुँच जाती है और इससे आगे मध्य की दक्षिण अफगानिस्तान तक इलाका शुष्क है। ठीक है, इसके विपरीत सुलेमान पर्वत से पूर्वी और दक्षिणी इलाके में सिंधु नदी की मुख्य है जहां अक्सर बाढ़ आती रहती है। ठीक है, सुलेमान श्रृंखला क्षेत्र में 2 मुख्य नदी निकलती है। कौन कौन? डोडी नदी और गोमल नदी। इसको याद कर लीजिएगा, कौन कौन नदी निकलती है? डोडी नदी और गोमल नदी। और अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर ले, सुलेमान पहाड़ियों को। कहाँ पर है ये सुलेमान पहाड़ी? ठीक है, और दूसरा हमारा है किरथर पहाड़ी, है ना। तो आइए किरथर पहाड़ी को भी समझ लेते हैं। देखिए किरथर पहाड़ी जो है ना, किरथर ये पर्वत सिंध तथा बलूचिस्तान इलाके में झलावन क्षेत्र की सीमा पर स्थित एक पर्वत श्रेणी है। कहाँ पे है ये किरथर पहाड़ी जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो किरथर जो है ये पर्वत सिंध तथा बलूचिस्तान के झलावन क्षेत्र की सीमा में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसकी सर्वाधिक चौड़ाई कितनी है? 90 किलोमीटर, है ना। जर्दक नामक शिखर सर्वोच्च 7430 फुट है। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी में हड़बाब, फूसी, रोहिलगर्रे आदि प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, और देखिए बलूची, जाट, ब्राहुई इन पहाड़ियों में रहने वाली प्रमुख जातियां हैं जिनकी मुख्य व्यवसाय क्या है? भेड़ पालना है। ठीक है, और वन्य जीवों पर पर्वतीय भेड़, काला भालू प्रमुख है। पर्वतीय भेड़ और काला भालू। हाँ, तो अब आगे हम पढ़ेंगे कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विध्वंस पहाड़ी का पता लगाओ। अब देखिए आपको मैं उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विध्वंस पहाड़ी, देखिए आपको पता लगाने के लिए क्या कहा गया है? उत्तर पूर्व में विध्वंस पहाड़ी के बारे में, है ना। ये रहा अपना गारो पहाड़ी, है ना। उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ी यहाँ पर है। ठीक है, कोई दिक्कत?
और विध्वंस पहाड़ी आपको यहाँ देखने को मिलेगा बीच में इस साइड, ये रहा आपका विध्वंस पहाड़ी, ये रहा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो क्या 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 पहाड़ियों को पता लगाओ। ठीक है, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। यहाँ क्या हुआ? कृषि का विकास हुआ। ठीक है, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विध्वंस के उत्तर में स्थित थे। ठीक है, चलिए आगे क्या पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि गारो तथा विध्वंस पहाड़ी के बारे में, है ना। कहाँ है गारो और विध्वंस? अब देखिए, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विध्वंस पहाड़ी के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, गारो पहाड़ी जो है ना, ये पर्वत कहाँ है? ये आपको ठहरा मेघालय में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? मेघालय जो है, यहाँ गारो पहाड़ी आपको मिल जाएगा। दुनिया का सबसे नम स्थान में से क्या है? ये एक है, और ये उपोष्ण कटिबंध जंगल का परितंत्र का हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ जो है झूम खेती और मछली शिकार करना अहम हिस्सा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उत्तर पूर्व गारो तथा मध्य भारत में विध्वंस पहाड़ियों के बारे में। ठीक है, झूमिंग खेती तथा मछली शिकार करना यहाँ का जो है व्यवसाय है। और आगे देखेंगे आप विध्वंस पहाड़ी के बारे में। देखिए, विध्वंस पहाड़ी क्या कहती है? ये वन क्षेत्र है जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, है ना। विध्वंस पहाड़ी में क्या किया गया? सबसे पहले क्या उगाया गया? चावल। चावल जो है सबसे पहले उपजाया गया था। ठीक है, और भारत में पश्चिम में मध्य में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वत की श्रृंखला है जो भारत उपखंड को उत्तरी भारत तथा दक्षिण भारत में बांटती है। ठीक है, राज्य गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, विंध्याचल पहाड़ी। ठीक है, ये यहाँ है। नदी जो है काली, सिंध नदी, पर्वती नदी और पार्वती नदी, बेतवा नदी, केन नदी और सोन नदी है। ठीक है, और उच्चतम बिंदु क्या है इसका? अमरकंटक है, और ऊंचाई 1048 मीटर और 3438 फीट की है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। विंध्याचल पहाड़ी आपका हो गया। अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पेज पे देखिए, अब क्या है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों को पता लगाने का प्रयास करो। अब हम पता लगाएंगे किसकी? सिंधु तथा इसकी सहायक नदी का, है ना। तो मानचित्र पर उसके लिए चलेंगे। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ठीक है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, तो हम आते हैं, मानचित्र देखेंगे कि जो है सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन है। आइए मानचित्र पर और मानचित्र देखते हैं। अब यहाँ देखिए कौन कौन है। सिंधु नदी सबसे पहले यहाँ हो गई, है ना। सिंधु नदी आपका ये हो गया। ठीक है, और इसकी सहायक नदी सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, ठीक है, और व्यास। ठीक है, ये सब क्या हो गई? इधर काबुल से भी एक आ रही है, ये सब क्या हो गई? सहायक नदी हो गई। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने देखा अभी इसकी सहायक नदी कौन कौन है सिंधु नदी की। और अब आगे पढ़ते हैं, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाएंगे। इससे पहले ये आगे पढ़ लेते हैं कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, है ना, और वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। क्या किया था? बहुत बड़ा राज्य जो है स्थापित किया है। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। ठीक है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदी तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। ठीक है, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए जाया करती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी भी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों पर अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे, है ना। धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों में खोजने की चाह में उत्सुकता भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं
जानने का अवसर मिलता था। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के बारे में पता लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए गंगा और इसकी सहायक नदी सोन के बारे में। ये देखिए गंगा, यहाँ रही गंगा, और ये कहाँ हिमालय से निकलती हुई इसकी सहायक नदी यमुना, चंबल, सोन, और कौन है, ये गंगा नदी बह रही है ना, ये बांग्लादेश में आके गिर जाती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, और इधर से एक ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसकी सहायक नदी के बारे में। तो यहाँ तक हो गया दोस्तों कंप्लीट आपका गंगा तक, और अगला वीडियो जो है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा दूसरे वीडियो में। जब तक ये साइट का देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए मानचित्र 1 में जो है दक्षिण एशिया के आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। ठीक है, दक्षिण एशिया एक ऐसा महाद्वीप, एशिया एक समुद्रों से, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। देखिए क्या, देखिए ये सब जो है ना एशिया महाद्वीप के जो है ना देश है। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये सब भारत के ऐसे पड़ोसी राज्य भी है। ठीक है, और ईरान, चीन और म्यांमार भी भारत का पड़ोसी राज्य है। चीन भी है, ईरान जो है थोड़ा दूर पड़ जाता है, लेकिन ये सब एशिया क्षेत्र में आता है। ठीक है, और दक्षिण एशिया एक महाद्वीप छोटा है लेकिन विशाल तथा बाकी एशिया से समुद्री पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण जो ये क्या है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।